हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, बच्चों आज का जो सेशन है इसमें हम डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, मतलब कृषि संगठन के बारे में। अब देखो यहाँ पे कृषि के कौन कौन से संगठन है, वैसे तो बहुत सारे हैं, कुछ हमने हिस्ट्री में भी देखा है ना। हिस्ट्री के जब हमने लिस्ट पढ़ी थी जिसमें हमने वैज्ञानिक साइंटिफिक जो डेवलपमेंट देखा था उसके अंदर हमने 1871 से लेके 2015 तक आए थे, तो वहाँ कई सारे जो संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उन सबको हमने वन बाय वन देखा था। यहाँ कुछ ऑर्गेनाइजेशन को हम थोड़ा सा उसकी डिटेलिंग करेंगे, ज़्यादा नहीं डिटेलिंग करेंगे, और प्लस मैं अभी आपके साथ लास्ट में एक चार्ट शेयर करूँगा। उस चार्ट के अंदर ऑर्गेनाइजेशन, उसकी डेट, ईयर कब है, प्लस उसके अंदर अभी करंट में कौन जो है चेयरमैन है ना, अध्यक्ष कौन है और वो कहाँ पर है, ये पूरा एक लिस्ट में आपके सामने रखूंगा। वहां से बहुत सारी चीजें क्लियर होने वाली है, ठीक है। ये ओवरऑल आईएमपी इसलिए भी है, मैंने बोला है आरईओ, एसएडीओ, आरएचओ, एक दो क्वेश्चन ऑर्गेनाइजेशन से मिल जाते हैं। जैसे पिछली बार मैं बताऊं एफसीआई से क्वेश्चन पूछा हुआ है, नाबार्ड से पूछा हुआ है, नाफेड से पूछा हुआ है, ये 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। डब्ल्यूटीओ से पूछा हुआ, डब्ल्यूटीओ हम एक्सटेंशन या इकोनॉमिक्स में पढ़ लेंगे क्योंकि वो ट्रेड से रिलेटेड है, तो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। मैनेज वाला जो है एक्सटेंशन वाला वो एक्सटेंशन में पढ़ेंगे, नियम वाला, मार्केटिंग वाला वो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन जो बेसिक है, जो जनरल पार्ट में कवर हो सकते हैं, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर मैं बात करूंगा सबसे पहले एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन में, कृषि संगठन में। तो सबसे पहला आता है हमारा आईएआरआई। मैं आईएआरआई को क्यों ले रहा हूँ, पहले आईसीआर को क्यों नहीं ले रहा हूँ कि आईसीआर बना था 1929 में, लेकिन आईएआरआई बना था 1905 में, इसलिए पहले मैं आईएआरआई ले रहा हूँ, ठीक है। आईएआरआई, अब इनके बारे में सब लोग जानते हो, आप लोग आईएआरआई क्या होता है, आईसीआर क्या होता है, सब जानते हो आप, ठीक है। लेकिन मैं पूरा ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा रहा हूं तो मैं वो चीज भी पढ़ाऊंगा जो आप भी जानते हो, वो भी हम पूरा पढ़ेंगे। रिवीजन बहुत जरूरी है हर चीज का, तो ये भी पढ़ूंगा। और इसके अंदर आपको कुछ ना कुछ तो नया जरूर मिलेगा, मैं पढ़ाऊंगा उसमें कुछ तो जरूर नया मिलेगा, ठीक है। अगर आपने आईआरआई पढ़ा भी है तो एक बार देखो यहाँ पे कुछ तो नया मिलेगा आपको, और नया मिले तो कमेंट में जरूर बताना कि सर हाँ ये चीज हमने पहले नहीं पढ़ी थी। देखो आईआरआई की बात करें तो आईआरआई, इसका पूरा फुल फॉर्म देखो क्या है, इसका पूरा फुल फॉर्म आप करोगे तो क्या है, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या है, रिसर्च इंस्टीट्यूट। मैं हिंदी में भी पढ़ाऊंगा, इंग्लिश में भी पढ़ाऊंगा, दोनों तरीके से, ठीक है। क्या हो जाएगा, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ठीक। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान इसका क्या है, फुल फॉर्म होता है। अब बात आती है ये कब बना, ठीक है, कब ये बना। तो याद रखना बच्चों, ये बना है 1 अप्रैल, अब इतनी इंग्लिश तो आप जानते हो, ठीक है, 1 अप्रैल 1905, ठीक है, 1 अप्रैल 1905 को ये बना है, ठीक है। कब बना, 1 अप्रैल 1905 को ये बना है, क्लियर, ठीक। लेकिन ये बनाया क्यों गया, देखो मैंने पहले ही बताया था 1871 के अंदर ड्रैग बना था, मतलब राजस्व कृषि और वाणिज्य विभाग, मतलब अपना रिवेन्यू, एग्रीकल्चर और जो कॉमर्स विभाग है वो बना था 1871 में। फिर 1881 में एग्रीकल्चर का अलग से डिपार्टमेंट बना दिया गया था, ठीक है, ये हमने हिस्ट्री में पढ़ा। धीरे धीरे और भी चीज़ें होने लगी एग्रीकल्चर में, धीरे धीरे जैसे पॉपुलेशन भी बढ़ती गई और एग्रीकल्चर में फार्मर को और भी सारी प्रॉब्लम्स आने लगी, इंसेक्ट पेस्ट, डिजीज वगैरह सारा, तो कहीं ना कहीं और भी ज़रूरत पड़ी यहाँ पर और भी संस्थाएं एग्रीकल्चर की होनी चाहिए। इसको मेन ओपन करने, आईआरआई को मेन जो है ओपन करने का या इसको इस्टेब्लिश करने का मेन रीज़न था, वो रीज़न था बिहार के अंदर इंडिगो बागान। याद रखना, मैंने बोला आईआरआई ये कहाँ पर 1 अप्रैल 1905 को कहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया था, तो पूसा बिहार में, ठीक है। कहाँ पर, पूसा बिहार में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। कहाँ पर, तो पूसा बिहार में, ठीक। अब पूसा बिहार में ही क्यों किया गया, बिहार उस समय 1905 के समय बिहार वेस्ट बंगाल का हिस्सा था, ये याद रखना। 1905 में बिहार जो है अलग राज्य नहीं था, ये वेस्ट बंगाल का हिस्सा था, ठीक। पूसा बिहार में इसको इस्टेब्लिश किया गया। अब यहाँ पर पूसा का मतलब क्या है वो भी हम समझेंगे, और इसको बिहार में ही क्यों किया गया। बिहार में इसलिए इस्टेब्लिश किया गया, उन दिनों बिहार में इंडिगो बागान, जो इंडिगो बागान, ठीक है, नील खेती आप बोल सकते हो, नील खेती के पुनरुत्थान के लिए, है ना। वहां पर आपने सुना होगा, अगर आप कभी सर्च भी करो यूट्यूब पे, तो 1860 से समथिंग 1860 के बाद से जो एक नील विद्रोह हुआ था बिहार के अंदर, नील विद्रोह मोतिहार के आसपास, मोतिहार एरिया में,
नील विद्रोह हुआ था और लगभग जो है वहाँ के जो किसान है वो नील की खेती लगभग बंद कर दिया था उन्होंने, लगभग खेती वहाँ पर बंद सी हो गई थी। तो वहाँ पर एक विद्रोह हुआ था। ठीक, उसके बाद 1900 के आसपास 1905 से लेकर 1908 तक फिर से ये विद्रोह अपने आप में बढ़ा और वहाँ पर जो ये इंडिगो बागान थे, नील खेती जो होती थी, उसको जो है वापस से शुरू करने के लिए, पुनरुत्थान के लिए, उसमें सुधार लाने के लिए ये IRI वहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया था पूसा, बिहार में। अब ये पूसा का मतलब भी समझाऊंगा। अब ये तो मैंने बात की कि 1 अप्रैल 1905 में इस्टेब्लिश बिहार के अंदर किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि वहाँ पर इंडिगो बागान थे, उसके सुधार के लिए, उसके पुनरुत्थान के लिए वहाँ पर ये इस्टेब्लिश किया गया था। अब बात आती है यहाँ पर कि ये इस्टेब्लिश हुआ कैसे, इसके पीछे की कहानी हमें समझनी है। ठीक है, इस्टेब्लिश हुआ कैसे, उसके पीछे की हमें कहानी यहाँ पर समझनी है। ठीक, चलिए तो यहाँ पर इसकी शुरुआत कैसे हुई समझते हैं। देखो, उन दिनों क्या था, 1905 के आसपास की बात है। ठीक है, 1905 की मैं बात करूं, 1905 में वहां पर हमारे भारत में सिस्टम चल रहा था वायसराय का। क्या सिस्टम चल रहा था? वायसराय हुआ करते थे। तो उस समय ये 1905 जब इसकी स्थापना हुई, उस समय जो वायसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड तो बोलना नहीं चाहिए, पर ठीक है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, लॉर्ड कर्जन थे। ठीक है, लॉर्ड कर्जन वायसराय थे। लॉर्ड नहीं बोलना चाहिए, लॉर्ड बोलने लायक है नहीं है। लॉर्ड मतलब भगवान बोला जाता, पर ये उस लायक है नहीं। ठीक है, पर उस समय ये थे, ये वायसराय थे। इनकी पत्नी का नाम था, इनकी जो पत्नी थी, वाइफ थी, इनका नाम था लेडी कर्जन। लेडी कर्जन नाम था। ठीक है, लेडी कर्जन। समझ से जाना पूरी कहानी। इनके मित्र भारत आए थे घूमने। किनके? इन लेडी कर्जन के। ये लेडी कर्जन क्या थी? ये अमेरिका की थी। कहाँ की थी ये? USA की, अमेरिका की थी। और अमेरिका में एक जो बिजनेसमैन थे या करोड़पति जो थे, उनकी ये बेटी थी। अब इनके जो मित्र, फ्रेंड, क्या बोलेंगे, इनके जो हमारे फ्रेंड्स थे, मित्र थे, जिनका नाम था हेनरी फिलिप्स। हेनरी फिलिप्स, ये भी कहाँ के थे? USA के। सीधी सी बात, दोस्त होगा एक ही जगह के होते हैं, है ना। अब ये दोस्त थे दोनों, कौन? लेडी कर्जन और हेनरी फिलिप्स। तो ये तो भैया इसकी पत्नी थी, ये तो भारत में थी उस समय। ये भाई साहब जो है हेनरी फिलिप्स साहब कहाँ आए? भारत में आए। भारत में आए। अब सीधी सी बात है भाई, आप जैसे मान लो कहाँ रहते हो, मान लो आप लोग इंदौर में रहते हो। अगर मैं इंदौर आता हूँ और इंदौर में आता हूँ तो मैं कहाँ जाऊँगा? किसके पास जाऊँगा? आप ही लोगों के पास आऊँगा, आपको फ़ोन करूँगा कि यार बच्चा लोग मैं इंदौर में आया हूँ और मैं आप लोग कहाँ हो, और मैं आप ही के साथ स्टे करूँगा, खाना पीना जो भी होगा साथ में करेंगे। तो ये भाई भारत आया, तो ये अपने दोस्त के पास आया, लेडी कर्जन के पास, है ना। तो लेडी कर्जन ने बोला कि भाई तू मेरे पास आ जा, अपन आराम से, मैं तेरे को पूरा भारत घुमाऊंगा, भारत में बहुत सारी चीज़ें हैं देखने लायक, वो हम देखेंगे। तो आपको पता ही है मैंने क्या बोला अभी, इस समय यहाँ पर 1905 के समय में यहाँ पर इंडिगो बागान का बहुत बड़ा इशू था, नील विद्रोह यहाँ पर चल रहा था। तो ये जो फिलिप्स भाई साहब है, इन्होंने क्या किया, ये जब भारत आए, अब सीधी सी बात है, जैसे हमारे घर में आते हैं मेहमान, आते हैं, हम उनको घुमाते हैं, 1-2 दिन हमारे यहाँ रहते हैं। तो जो हमारे यहाँ जो छोटे बच्चे होते हैं, है ना, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको क्या चॉकलेट दे के जाते हैं या फिर 10-20 रुपए दे देते हैं कि बेटा बिस्किट खाना, है ना। ऐसा नॉर्मली सबके घर में होता है, मेहमान आते हैं तो छोटे बच्चे जो होते हैं उनको बिस्किट के लिए पैसे या फिर कोई चॉकलेट वगैरह देके जाते हैं। तो ये भाई साहब, फिलिप्स भाई साहब जो आए थे USA से, ये उस समय समस्या चल रही थी। लॉर्ड कर्जन साहब मीटिंगें लेते रहते थे, भाई क्या करें क्या नहीं करें। बंगाल विभाजन का भी इशू चल रहा था उस समय, है ना, बंगाल विभाजन का बहुत बड़ा इशू चल रहा था, आप हिस्ट्री में पढ़ोगे। तो ये भाई साहब क्या कर गए, ये दे गए यहाँ पर फाइनेंशियल सपोर्ट। किसको? इसको इन्होंने किया, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया। क्या किया? वित्तीय सहायता, वित्तीय सहायता की। जाते जाते ये क्या दे गया? पैसे दे गया। पैसे दे गया किसको? लॉर्ड कर्जन को, कि भैया आप क्या करो, यहाँ पर IARI की स्थापना करो। कहाँ पर? बिहार के अंदर। क्या आपके जो बंगाल का जो इशू है, ये जो इंडिगो बागान का जो इशू है, वो इससे खत्म हो जाएगा। IARI की स्थापना करोगे, यहाँ पर रिसर्च होगा, लोग यहाँ पर रिसर्च करेंगे इसके बारे में और इसमें सुधार लेके आएंगे। तो इसने यहाँ पर क्या दिया? लॉर्ड कर्जन को पैसे दिए। ये जब घूम फिर के वापस जा रहा था तो बोल गया एक काम करो यार, मैं जो पैसे जितना लग रहे हैं वो मैं दे देता हूँ, और आप यहाँ पर IRI जो है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कर दो, यहाँ पे रिसर्च होगा और इनका सुधार हो जाएगा। तो इनकी सहायता से पूछा जाता है कि IRI की स्थापना जो है किनकी वित्तीय सहायता से हुई? तो फिलिप्स की सहायता से हुई। अब यहाँ पे IRI की स्थापना हुई कहाँ पर? पूसा। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो पूसा नाम आया, ये कहाँ से आया?
ये पूसा नाम आया, कहाँ हुई? पूसा बिहार में। किनकी वित्तीय सहायता से? हेनरी फिलिप्स की। किसके दोस्त थे ये? लेडी कर्जन के। अब यहाँ पे पी का मतलब जो होता है, इस पी का मतलब तो होता है फिलिप्स, इन्हीं के नाम पे, भाई जो पैसा देगा उसी के नाम पे रखना पड़ेगा। और ये यूएसए से थे तो यूएसए, अमेरिका के जो फिलिप्स, ये तो पूसा का मतलब होता है फिलिप्स ऑफ यूएसए, यूएसए का जो फिलिप्स आदमी था उसकी वित्तीय सहायता से आईआरआई की स्थापना हुई। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि जब इसकी स्थापना हुई उस समय इसका नाम क्या था? समझना, जब ये इसकी स्थापना हुई, ठीक है, स्थापना के समय या एट द टाइम ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है, स्थापना के समय, ठीक, या एट द टाइम ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, एट द टाइम ऑफ एस्टैब्लिशमेंट के समय इसका जो मूल नाम था, एस्टैब्लिशमेंट के समय आईआरआई का मूल नाम था वो एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट था या कृषि अनुसंधान संस्थान था, कृषि अनुसंधान संस्थान, क्या था? कृषि अनुसंधान संस्थान था, ठीक है। अब भाई थे रहे अंग्रेज लोग, है ना, उस समय भारत पर अंग्रेजों का आधिपत्य था, तो इन्होंने जब कृषि अनुसंधान नाम रखा तो इन्होंने इस नाम को क्या किया? बदला। कब? 1911 में। 1911 में इन्होंने इस आईआरआई का नाम क्या रख दिया? इंडियन या इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। याद रखना, क्या नाम रखा? इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इंपीरियल का मतलब क्या होता है बच्चों? इंपीरियल का मतलब होता है शाही, शाही संस्थान, कृषि अनुसंधान का शाही संस्थान कर दिया गया। क्या कर दिया? कृषि मतलब क्या कर दिया इन्होंने? शाही कृषि अनुसंधान संस्थान कर दिया, ठीक है। जो कृषि अनुसंधान था इन्होंने आगे शाही लगा दिया, शाही कृषि अनुसंधान संस्थान। 1911 में क्या नाम रखा? इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, शाही कृषि अनुसंधान संस्थान, ठीक। फिर क्या हुआ? 1911 आए, 1911 के बाद 1919 में आओ। जनरली आपको सीधे 1919 देखने को मिलता है, मैं 1919 के पहले की कहानी भी बताता हूँ। 1919 में क्या हुआ? इसका नाम फिर से बदला गया। इन्होंने क्या रखा इसका नाम? इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या रखा? इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट रखा, ठीक है। नोट्स में सब फुल फॉर्म है। क्या रखा? शाही कृषि अनुसंधान संस्थान, शाही कृषि अनुसंधान संस्थान रखा 1919 में। फिर 1919 के बाद 1934 में, 1934 में क्या आया? बिहार में आया भूकंप। क्या आया? अर्थक्वेक। क्या आया? अर्थक्वेक आया, भूकंप आया। कहां पर? पूसा बिहार में, बिहार के अंदर भूकंप आया। इस भूकंप से क्या हुआ? आईआरआई की जो बिल्डिंग है वो नष्ट हो गई, ठीक है। ये जो बिल्डिंग है आईआरआई की बिल्डिंग, ये हो गई नष्ट, ठीक। नष्ट होने से बाद 1936 में, अब नष्ट तो हो गई, अब क्या किया जाए? 1936 में जब ये अर्थक्वेक आया तो क्या हुआ? आईआरआई की बिल्डिंग जो हो गई नष्ट हो गई, ध्वस्त हो गई, ठीक है। बिल्डिंग जो है अर्थक्वेक में पूरा खत्म हो गई। तो 1936 में इसको कहां शिफ्ट कर दिया गया? शिफ्ट टू पूसा रोड, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में इसको शिफ्ट कर दिया है। कि कहां पर स्थानांतरित कर दिया? नई दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया। कहां पर? नई दिल्ली में इसका स्थानांतरण कर दिया गया। अब उस समय इसके डायरेक्टर कौन थे? 1936 में, उस समय मतलब जब इसको शिफ्ट किया, अर्थक्वेक आया, उस समय इसके जो डायरेक्टर थे, निर्देशक थे, डायरेक्टर जिसको हम बोलेंगे डायरेक्टर आईआरआई के, कौन थे? तो बी विश्वनाथ। कौन थे? बी विश्वनाथ। बी विश्वनाथ जो है उस समय क्या थे? आईआरआई के डायरेक्टर थे, और ये पहले भारतीय डायरेक्टर थे आईआरआई के। याद रखना, फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर यही थे, ठीक है। पहले भारतीय निदेशक थे ये आईआरआई के। क्लियर है? तो इन्हीं के कहे अनुसार इसको 1936 में कहाँ लाया गया? दिल्ली में लाया गया। क्लियर है? इतनी बात आपको समझ में आ गई? चलिए, यहां से 1936 के बाद की कहानी आगे हम बढ़ते हैं। 36 के बाद आते हैं 47 पर। 1947 में भारत आज़ाद हुआ, और आज़ाद होने से बाद ही ये शाही शब्द हट गया, और शाही की जगह इंपीरियल की जगह क्या रखा हमने? इंपीरियल की जगह हमने क्या रख दिया? इंडियन। इंपीरियल की जगह हमने क्या कर दिया? यहाँ पर इंडियन कर दिया, ठीक है। शाही की जगह, इंपीरियल का मतलब होता है शाही, शाही की जगह हमने क्या कर दिया? भारतीय कर दिया, ठीक है।
क्योंकि 1947 में हमारा देश आज़ाद हो चुका था और जैसे हम आज़ाद हुए हमने इनका नाम मतलब जहाँ पर भी इंपीरियल था, इंपीरियल हटाकर हमने उसको इंडियन कर दिया। 1947 में क्या हुआ, इंपीरियल नाम हटकर इंडियन हो गया, तो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया। फिर बात आती है 1958 में। 1958 में इसको क्या कर दिया, यहाँ पर डीम्ड यूनिवर्सिटी बना दिया गया। क्या बना दिया गया इसको, डीम्ड यूनिवर्सिटी। डीम्ड यूनिवर्सिटी बना दिया गया और यहाँ पर जो है एमएससी और पीएचडी प्रोग्राम शुरू हो गए। ठीक है, एमएससी और पीएचडी जो है डिग्री यहाँ पर शुरू कर दी गई डीम्ड यूनिवर्सिटी के साथ ही। तो बच्चों ये था आईआरआई की कहानी। आई होप, मुझे लगता है कि कुछ तो यहाँ पर आपको नया मिला होगा। तो ये कहानी थी पूरी आईआरआई के बनने की। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा यहाँ पर आईआरआई कंप्लीट होता है। अभी आईआरआई में 2-3 चीज़ें और समझ लो। क्या समझ लो, ब्रांचेज इनकी। आईआरआई की ब्रांच की अगर मैं बात करूँ तो 3 ब्रांच आपको जनरली देखने को मिलेगी। आईएआरआई ब्रांचेस, शाखाएं। ठीक है, दोनों लैंग्वेज में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लिख पाऊँ, है ना। अगर जहाँ नहीं लिख पा रहा हूँ वहाँ बोल पा रहा हूँ, समझ जाना। 3 इनकी शाखाएं हैं। पहली शाखा जो है वो कहाँ पे, आईएआरआई न्यू दिल्ली। ठीक है, जहाँ पर बच्चे लोग जीआरएफ के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं। ठीक, दूसरी ब्रांच इसकी कहाँ पर है, आईएआरआई रांची। कहाँ पर, रांची झारखंड में, महेंद्र सिंह धोनी के यहाँ। ठीक, और तीसरी ब्रांच की अगर मैं बात करूँ तो वो है धामेजी। कहाँ है, धामेजी, आसाम। असम या आसाम जो भी बोलो, धामेजी आसाम में तीसरी ब्रांच है। धामेजी आसाम में 2017 में खोली गई, मई 2017 में, 17 मई 2017 में ये खोली गई। 3 इसकी ब्रांच आपको देखने को मिलेगी। क्लियर है, तो ये आईआरआई यहाँ पर हमने कंप्लीट किया। तो बच्चा लोग अब हम बात करेंगे यहाँ पर किसकी, आईसीएआर की। आईसीएआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। क्या है फुल फॉर्म इसका, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय, क्या था यहाँ पे इसका, क्या हो जाएगा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। क्या हो जाएगा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ठीक है, अब इसकी स्थापना कैसे हुई, इसकी कहानी सुनो। कहाँ पर है ये, तो याद रखना ये भी न्यू दिल्ली में है, वहीं मिल जाएगा सब, पुसा रोड, ये भी न्यू दिल्ली में है। तो इसकी स्थापना की कहानी भी हम समझते हैं। चलिए, अब देखो बात करो इसकी स्थापना। अब यहाँ पे इस समय ये कब, इसकी स्थापना कब हुई, 16 जुलाई 1929। ठीक, इसकी स्थापना कब हुई आईसीआर की, 16 जुलाई 1929। और इस समय हम क्या मनाते हैं, आईसीआर डे मनाते हैं। अब यहाँ पर क्या था, इस समय वायसराय थे, कब, 1926 की। मैं 1926 की बात करता हूँ, 1926। इस समय थे वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो। लिनलिथगो, ये भाई साहब थे वायसराय, लिनलिथगो, ये थे वायसराय। तो इन्होंने क्या किया, इनकी अध्यक्षता में, ठीक है, इनकी रिकमेंडेशन में क्या बनाया गया, शाही कृषि आयोग। क्या बनाया गया, शाही कृषि आयोग। क्या बनाया गया, शाही कृषि आयोग, रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर। रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का शाही आयोग बोल सकते हैं, या शाही कृषि आयोग बनाया गया कब, 1926 में। किसके कहने पर, लॉर्ड लिनलिथगो के कहने पर। ठीक है, अब इन्होंने ये कृषि आयोग बना दिया। अब इसमें क्या था, इसमें इन्होंने क्या किया, शाही आयोग ने रिपोर्ट सबमिट की। कब, 1928 में। इस शाही आयोग ने क्या किया, अपनी रिपोर्ट सबमिट की, और इस रिपोर्ट में क्या था, ये इन्होंने रिपोर्ट सबमिट की। अब उस समय जो भी गवर्नमेंट थी या ब्रिटिश सरकार थी, उनको इन्होंने क्या किया होगा, रिपोर्ट सबमिट की 1928 में। और इस रिपोर्ट में ये था
कि भैया कृषि के लिए एक अलग से परिषद होना चाहिए। ठीक, IRI की स्थापना कर दी, वहाँ पे डिग्री डिप्लोमा चालू कर दी, लेकिन इन सबको कंट्रोल करने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना, एक काउंसिल होना चाहिए, है ना, जहाँ पर जो ICRA जो इनको IRI को या जो बाकी जो संस्थाएं रहेगी इनको मैनेज कर सके। तो इनने रिपोर्ट सबमिट की, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ही 16 जुलाई 1929 को ICAR की क्या हुई, स्थापना हुई। किसके तहत? सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत। किसके तहत? सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत इसकी स्थापना की गई। ये तो कहानी हो गई इसकी स्थापना की। अब स्थापना के बाद क्या क्या हुआ ये देखो। ये तो स्थापना हो गई, स्थापना कर दी, उसके बाद जो है 1946 में, मार्च 1946 की बात है, उस समय जो थे जोगेंद्र सिंह क्या थे, इसके प्रेसिडेंट थे। नाम क्या था? जोगेंद्र सिंह। जोगेंद्र सिंह, ये नाम तो पढ़ना आता ही है। जोगेंद्र सिंह क्या थे? प्रेसिडेंट थे। इन्होंने क्या निर्णय लिया कि ये जो इंपीरियल है, उस समय इंपीरियल था, इंपीरियल वर्ड है, इंपीरियल शब्द है, इसकी जगह क्या कर दिया जाए? इंडियन कर दिया जाए। इंडियन करने का निर्णय इन्होंने ले लिया था, निर्णय इन्होंने ले लिया। ठीक, अब निर्णय लिया, अब सीधी सी बात है, इन्होंने जोगेंद्र सिंह जब प्रेसिडेंट थे तो इंपीरियल शब्द को इंडियन करने का इन्होंने निर्णय ले लिया, और 1947 में इसका क्या हो गया? इंपीरियल का इंडियन हो गया। इंपीरियल का क्या हो गया? इंडियन हो गया। शाही का क्या हो गया? भारतीय हो गया। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कब हुआ? ये आज़ादी के बाद। ठीक, अब 1947 के बाद की कहानी समझो, इतना तो आपको सब आता भी है और कर भी लोगे। 1947 के बाद की कहानी ये है, वो हम आए 1963 में। 1963 में क्या हुआ कि USDA, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, पूरा नाम क्या है USDA का? यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। यूनाइटेड मतलब संघ हो गया, स्टेट मतलब यूनाइटेड राज्य, ये है ना, राज्य, कृषि विभाग। ठीक है, कहाँ का कृषि विभाग? कहाँ का? संयुक्त राष्ट्र का, संयुक्त राष्ट्र का जो है कृषि विभाग, संयुक्त राज्य का, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, संयुक्त राज्य का जो कृषि विभाग है, वहां के एक व्यक्ति थे, क्या नाम? M.W. पार्कर। क्या नाम है? M.W. पार्कर, जो भी नाम हो इनका, ये इनकी अध्यक्षता में, ठीक है, इनके प्रेसिडेंशिप में, इनकी अध्यक्षता में क्या किया गया? एग्रीकल्चर रिव्यू टीम बनाई गई। क्या बनाई गई? एग्रीकल्चर रिव्यू टीम बनाई गई। इसको हम क्या बोलेंगे? कृषि समीक्षा दल। क्या बनाया गया? इनकी अध्यक्षता में कृषि समीक्षा दल बनाया गया। अब ये दल बनाया क्यों गया? इसलिए बनाया गया भाई कि अब ICR की स्थापना हमने कर दी, अब यहाँ पर कोई तो प्रेसिडेंट तो था ही सही, अब इन्होंने बनाया तो अब क्या होना चाहिए? यहाँ पर कुछ वैज्ञानिक होना चाहिए, यहाँ पर एक डायरेक्टर जनरल, महानिदेशक होना चाहिए, जो क्या करे, इस पूरी बॉडी को क्या करे? कंट्रोल करे। और यहाँ की जो दूसरी संस्थाएं हैं ICR से, जैसे KVK इसकी संस्थाएं होती है, यूनिवर्सिटीज़ इसकी संस्थाएं होती हैं, तो उसको मैनेज कर सके, उसको कंट्रोल कर सके। तो इसलिए एग्रीकल्चर रिव्यू टीम बनाई ताकि वो समीक्षा कर सके, है ना, कृषि समीक्षा दल, वो समीक्षा कर सके क्या क्या चीज़ की जरूरत पड़ रही है। तो यहाँ पर इन्होंने, इस एग्रीकल्चर रिव्यू टीम ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की और ये बताया कि भैया यहाँ पर हमें क्या ज़रूरत है? एक डायरेक्टर जनरल की ज़रूरत है। तो यहाँ पर इन्होंने DG का पद बनाया। ठीक है, फर्स्ट DG का यहाँ पर इन्होंने क्या किया? पद बनाया, और जो फर्स्ट DG बनाया, डायरेक्टर जनरल बनाया, महानिदेशक जिसको हम बोलेंगे, महानिदेशक किसे बनाया? तो BP पाल साहब को, BP पाल, ये फर्स्ट DG ICR के। ठीक, फर्स्ट DG ICR का ये DG पद ही कब बना था? 1965 में डायरेक्टर जनरल का पद बनाया गया, और फर्स्ट DG बनाया गया डॉक्टर BP पाल साहब को, जिनको क्या बोला जाता है? वीट ब्रीडर या रोज ब्रीडर भी इनको बोला जाता है। गुलाब की इनकी वैरायटी है, प्रियदर्शनी BP पाल के नाम से ही गुलाब की वैरायटी मिलती है आपको। तो इनको बनाया गया पहला डायरेक्टर जनरल। और जब ये डायरेक्टर जनरल बने 1965 में, तो इन्होंने क्या किया था? कई सारे ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट प्रोजेक्ट चलाए थे। पहला चला था 1957 में मैच के ऊपर, 1965 के बाद जब ये DG बने थे, उसके बाद बहुत सारे इन्होंने प्रोजेक्ट चलाए थे। यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आई। फिर आओ 1966। अब इस एग्रीकल्चर रिव्यू टीम है, इसने 1966 में क्या किया? किसकी?
इस एग्रीकल्चर रिव्यू जो टीम थी, कृषि समीक्षा दल था, इसकी अनुशंसा पर, रिकमेंडेशन पर 1966 में आईसीएआर को क्या बना दिया? ऑटोनोमस बॉडी बना दिया गया। स्वस्वायत्त क्या बोलते हैं ऑटोनोमस को हिंदी में? स्वस्वायत्त जो है बना दिया, बॉडी बना दिया, मतलब सेल्फ बना दिया, किसी के अधीन नहीं रहेगी, ऐसा इन्होंने बना दिया। आईसीआर ऑटोनोमस बॉडी बना दी, किसके कहने पर? रिकमेंडेशन बाय एग्रीकल्चर रिव्यू टीम, ठीक है। तो इसको स्वस्वायत्त जो भी बोलते हैं हिंदी में मुझे नहीं पता, स्वस्वायत्त कुछ बोला जाता है, जो भी है, ऑटोनोमस बॉडी बना दिया, मतलब खुद डिसीजन मेकिंग बॉडी बन गई है, खुद डिसीजन ले सकती है, ठीक है। ऐसा इसका मतलब ये है 1966 में। 1966 के बाद आओ 1972। अब 1972 में क्या हुआ? एक कमेटी और बनाई गई। क्यों बनाई गई उसको बताता हूँ। नाम क्या कमेटी का? गजेंद्र गाटकर कमेटी। क्या नाम है? गजेंद्र गाटकर समिति बनाई गई। इस समिति बनाने के पीछे पर्पस क्या था? इस समिति बनाने के पीछे पर्पस था कि यहाँ पर क्या होना चाहिए? कृषि वैज्ञानिकों की भर्ती, रिक्रूटमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है। और क्या चीज़ होनी चाहिए? एग्रीकल्चर में कृषि वैज्ञानिकों की भर्ती तो होनी चाहिए, साथ में यहाँ पर क्या होनी चाहिए? जितने भी आईसीआर के जो संस्थान हैं वहाँ पर भी भर्ती होनी चाहिए, ठीक है। कुछ एजुकेशन होना चाहिए, रिसर्च होना चाहिए। तो इसके लिए ये क्या बनाई? गजेंद्र गाटकर कमेटी बनाई। अब इस कमेटी ने क्या किया? अपनी रिपोर्ट सबमिट की। इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब सबमिट की? रिपोर्ट इन्होंने सबमिट की 1973 में, याद रखना। 1973 में इन्होंने रिपोर्ट सबमिट की और इस रिपोर्ट में यही था कि जो हमारे कृषि वैज्ञानिक हैं इनकी भर्ती होनी चाहिए, हमारे जितने भी आईसीआर के संस्थान हैं सब में रिक्रूटमेंट होना चाहिए, और एक क्या होना चाहिए? सब में रिक्रूटमेंट के साथ साथ क्या होना चाहिए? एजुकेशन एंड रिसर्च भी होना चाहिए, ठीक है। एजुकेशन एंड रिसर्च भी होना चाहिए। तो उसके लिए इन्होंने 1973 में रिपोर्ट सबमिट की, और उस रिपोर्ट में क्या था? उस रिपोर्ट में ये था कि उस रिपोर्ट में ये था कि यहाँ पर क्या होना चाहिए? एक कृषि शिक्षा और अनुसंधान के लिए अलग से डिपार्टमेंट होना चाहिए, और एग्रीकल्चर में भर्ती के लिए साइंटिस्टों के रिक्रूटमेंट के लिए क्या होना चाहिए? एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस होना चाहिए, है ना। एग्रीकल्चर कृषि अनुसंधान सेवा होनी चाहिए, जैसे आईएएस होता है वैसा। तो 1973 में क्या हुआ? डेयर बना। क्या बना? डेयर। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, ठीक है। क्या हो जाएगा? कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग। क्या हो जाएगा? मतलब कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग। ये कब बना? 1973 में डेयर बना। अब ये जैसे डेयर बन गया, डेयर बनने के बाद जो है आईसीआर इसी के अंडर में आने लगा। याद रखना, डेयर बना बाद में, लेकिन आईसीआर जो है डेयर के अंदर में ही आता। अभी लास्ट में सारी चीज बताऊंगा, ठीक। किसके अंडर में ये आता है? डेयर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर में, और आईसीआर इसके अंडर में आता है। अभी एक शॉर्ट रिव्यू दे दूंगा लास्ट में, ठीक। और ये क्या बना? और दूसरा इन्होंने क्या बनाया 1973 में? इन्होंने एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस एआरएस शुरू कर दी। एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस मतलब कृषि अनुसंधान सेवा, सेवा शुरू कर दी। और इसी के थ्रू क्या होने लगा? 1973 में ही इसी के थ्रू एक बोर्ड बनाया गया एएसआरबी, जिसके थ्रू आपका नेट की एग्जाम निकलती है। एएसआरबी, ठीक है। एएसआरबी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड, एएसआरबी बनाया गया 1973 में ही, ठीक है। नवंबर में 1973 में एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड बनाया गया, जिसके थ्रू आपकी नेट की एग्जाम होती है ना, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, एआरएस, जिसमें आप बनते हो, उसकी यहाँ पर शुरुआत हुई। क्लियर है? इतनी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं सारी चीज़ें। अब कुछ बेसिक चीज़ें उसको समझो। मैंने क्या बोला अभी? सबसे ऊपर क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि मंत्रालय। इसके अंडर में काम करता है कौन? डेयर, ठीक है, जो भी हमने पढ़ा डेयर।
और इसी के अंडर में काम करता है ICAR, डेयर के अंदर में आता है ICAR। ठीक है, अब बात आती है ICAR का जो यूनियन मिनिस्टर प्रेसिडेंट जो है, ICAR का जो प्रेसिडेंट है वो कौन होता है? ICAR का जो प्रेसिडेंट है या अध्यक्ष जो है इसका कौन होता है? इसका अध्यक्ष होता है यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर। कौन होता है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब केंद्रीय कृषि मंत्री। केंद्रीय कृषि मंत्री क्या होता है? इसका प्रेसिडेंट होता है, अध्यक्ष होता है। तो सबसे पहला अध्यक्ष कौन था? ठीक है, मैंने क्या बोला, ICAR का जो प्रेसिडेंट है वो कौन होता है? वो होता है यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब केंद्रीय कृषि मंत्री जो है वो इसका अध्यक्ष होता है। तो पहला कौन था? फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था और प्रेजेंट में कौन है? ये दोनों आपको पता होना चाहिए। तो पहला था हबीबुल्लाह, हबीबुल्लाह है ना, पहला था मोहम्मद हबीबुल्लाह। ठीक है, सर मोहम्मद हबीबुल्लाह पहले थे और वर्तमान में कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर ग्वालियर रीजन के रहने वाले, मध्य प्रदेश के ही हैं। ठीक है, ये वर्तमान में यूनियन मिनिस्टर है एग्रीकल्चर के। इतनी कहानी समझ में आ गई। दूसरी बात आता है यहाँ पर, और चीज़ समझना यहाँ पर क्या है, ये तो हमने समझा। अब ICAR का DG और डेयर का जो सेक्रेटरी है दोनों, ये कौन होता है? ICAR का बात करें तो डेयर का तो होता है सेक्रेटरी और ICAR के होते हैं DG, है ना, डायरेक्टर जनरल या महानिदेशक। तो हमने बात की पहला और प्रेजेंट में कौन है, ठीक है, वर्तमान में कौन है। तो पहले जो है वो कौन थे? अभी हमने बता दिया, पहले थे यहाँ पर BP पाल, ठीक, और वर्तमान में कौन है? हिमांशु पाठक। ठीक है, कौन है? हिमांशु पाठक साहब अभी वर्तमान में है। इसके पहले कौन था? त्रिलोचन महापात्रा थे। अब उनकी जगह पर किसे बनाया गया? हिमांशु पाठक साहब को DG बनाया गया, डायरेक्टर जनरल बनाया गया ICAR का। इतनी कहानी आपको समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं कुछ आपको करंट डाटा भी लेके यहाँ पर साथ में चल रहा हूँ। कुछ चेंजेस होगा तो आपको टेलीग्राम पे बता दिया जाएगा। अभी वर्तमान में तो यही सारी चीज़ें हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पर बात आती है ICAR के अंडर में तो टोटल नंबर ऑफ KVK कितने हैं? नंबर ऑफ KVK की मैं बात करूँ, KVK टोटल नंबर ऑफ KVK कितने हैं? अगर ICAR की साइड पे जाके देखोगे तो अभी आपको मिलेंगे 732, है ना। मैंने आज ही चेक किया है, पढ़ाने से पहले मैं हमेशा चेक करता हूँ। आप भी पढ़ने से पहले हमेशा चेक करना, क्योंकि कभी भी बढ़ सकते हैं। तो मैं आज की डेट लिख रहा हूँ। आज तारीख क्या है? आज तारीख है यहाँ पर 18 अप्रैल 2023। आज की तारीख तक ये कितने हैं? 732 है। ठीक है, कल को अगर चेंज हो जाता है तो खुद को अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि KVK बढ़ते रहते हैं। ठीक, ये ICAR की साइट पे KVK की पूरी लिस्ट डली है। अब जो है कि अब यहाँ पर बात करते हैं हाई, सबसे ज़्यादा जोनल कहाँ पर है? तो हाईएस्ट KVK किस जोन में है? अगर आपको पूछा जा हाईएस्ट KVK जोन, हाईएस्ट KVK किस जोन में है? तो कानपुर जोन में सबसे ज़्यादा KVK है। कितने? 89। ठीक, सबसे ज़्यादा है। हाईएस्ट KVK किस स्टेट में है? हाईएस्ट KVK किस स्टेट में है? हाईएस्ट KVK किस स्टेट में है? तो यूपी में है। कितने हैं? 89 KVK है। ठीक है, इतना आप हिंदी इंग्लिश आप जानते हो, इतना हिंदी करने की जरूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा कहाँ है? मैं हिंदी में बोल भी रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा KVK किस जोन में है? तो कानपुर जोन में है। सबसे ज़्यादा KVK किस राज्य में है? तो यूपी में 89 है। बात करते हैं MP की, हम MP पढ़ रहे हैं। ठीक, तो MP पहले तो किस जोन में आता है? तो MP आता है अपना 9th जबलपुर जोन। ठीक है, जबलपुर जोन में आता है। जबलपुर जोन के अंदर पहले आपको बता दूं, ये MP छोड़ो अभी आप, टोटल ये नोवा जो जबलपुर जोन है KV का, अटारी जोन में बोल सकता हूँ यहाँ पर, अटारी जोन नोवा कौन सा है? जबलपुर है। इसमें टोटल KVK है 82 KVK। कितने हैं? 82। अब 82 की कहानी समझना, मैं MP बात कर रहा हूँ। जो MP में जो है एक जोनल है, अटारी जोन है। MP में अटारी जोन है, कहाँ पर? जबलपुर में। उसमें टोटल KVK कितने हैं? 82। अब इस 82 में जो है छत्तीसगढ़ CG के कितने हैं? 28 KVK। और MP के, मध्य प्रदेश के कितने हैं? 54 KVK। ये याद रखना है। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए
कि एमपी जो मध्य प्रदेश है, वो मध्य प्रदेश में जितने केवीकेस है वो किस जोन में आते हैं, तो जबलपुर जोन में आते हैं। किस अटारी जोन में आते हैं, जबलपुर में अंतर। छत्तीसगढ़ के भी जबलपुर अटारी जोन में ही आते हैं। लेकिन अगर पूछे कि मध्य प्रदेश में कितने केवीके हैं, तो 54 केवीके हैं, ठीक है। और आपसे पूछ ले जबलपुर जोन में कितने केवीके हैं, तो 82 केवीके हैं। अब यहाँ पर जो सबसे पहला केवीके है, फर्स्ट केवीके की मैं बात करूँ तो फर्स्ट केवीके जो है 1979 में कहाँ खोला गया था, भोपाल में। कहाँ पर, भोपाल में। और वो किसके अंडर में आता है, आईसीआर के अंडर में आता है। लेकिन यहाँ पर कौन सी संस्था है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, है ना, जहाँ पर आपकी आईसीआर वगैरह की एग्जाम होती है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भोपाल, वहाँ पर उसके अधीन 1979 में पहला केवीके खोला गया। और अभी वर्तमान में आप देखोगे 2020 में बिजोरा डिस्ट्रिक्ट, देवरी डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर, सागर में खोला गया केवीके। वर्तमान 2020 में आखिरी यहाँ पर है, ठीक है। इंडिया के अंदर आप बात करोगे, इंडिया के अंदर पहला केवीके, फर्स्ट केवीके, तो वो कहाँ पर है, पुदुचेरी। कहाँ पर, जिसको आप पुडुचेरी कहते हैं, वहाँ पर। कब, 1974 में, ठीक है, 1974 में खोला गया। एमपी का भी हमें देख के चलना है, क्योंकि हम एमपी की एग्जाम की बात कर रहे हैं। तो एमपी में 54 है, पहला 1979 भोपाल में खोला गया था, 2020 में बिजोरा डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान। अब इसको आप अपडेट करना है ना, हो सकता है कि 2023 या 2024 में कोई और नया केवीके खोल दे, चुनाव चल रहे हैं, ठीक। तो इसकी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, यहाँ तक की कहानी पूरी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक। चलिए, तो यहाँ पर हमने सारी चीज़ समझी। अब इसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूट आते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट भी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी भी है, बहुत सारे हैं। तो वो लिस्ट है पूरी, उसमें सिर्फ अपने को चीज़ें याद करनी है, उसमें समझाने लायक कुछ नहीं है कि भाई ये जो मैंने वो लिखा अभी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ये कहाँ पर है, तो भोपाल में है। इसमें कुछ समझाने लायक है नहीं, बट मैं लिस्ट से एक बार आपको पूरा ओरली बता दूंगा, सुना दूंगा कि ये इंस्टीट्यूट यहाँ पर है। इंटरनेशनल की बात हम जरूर करेंगे। तो फिलहाल हम ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं, तो ये हमारा आईसीआर वाला पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे नाबार्ड की, ठीक है। तीसरा इंस्टीट्यूट हम देख रहे हैं नाबार्ड, ठीक। हिंदी में लिखोगे तो नाबार्ड। हिंदी से ज़्यादा इंग्लिश प्रीफर करो बच्चा। अगर मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ा रहा हूँ तो हिंदी वालों को फ़ायदा है कि उसको पता है कि नाबार्ड हिंदी इंग्लिश ये होता है। क्यों, क्योंकि परीक्षा में जो है, जो हिंदी लैंग्वेज होती है उसमें आपको कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन गलत मिलेंगे, क्योंकि लैंग्वेज ट्रांसलेट होती है और इंग्लिश वाला सही माना जाता है, आपको भी पता है। हिंदी वाला सही नहीं माना जाएगा, तो हिंदी में अगर पढ़ोगे तो दिक्कत आने वाली है, ठीक है। चलिए, और हिंदी ट्रांसलेट होता है ना, आप देखना इंटोमोलॉजी के क्वेश्चन जब हिंदी ट्रांसलेट होते हैं तो इंटोमोलॉजी के, जेनेटिक्स के, प्लांट ब्रीडिंग के और इसके इकोनॉमिक्स के, इनके जो हिंदी ट्रांसलेट है ना, इनका अर्थ का अनर्थ हो जाता है, ठीक है। तो बड़ा संभल के चलना पड़ेगा। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, पहले तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है ना, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो क्या होता है, नेशनल बैंक फॉर, क्या होता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक, कृषि और ग्रामीण विकास का राष्ट्रीय बैंक। हिंदी में क्या बोलोगे, कृषि और ग्रामीण विकास का राष्ट्रीय बैंक, ठीक है, ऐसा लिखोगे ना। नेशनल मतलब राष्ट्रीय बैंक किसका, कृषि और ग्रामीण विकास का राष्ट्रीय बैंक। हिंदी में क्या हो जाएगा इसका, कृषि और ग्रामीण विकास का राष्ट्रीय बैंक, ठीक है, बैंक। ये इसकी हिंदी है, लेकिन हिंदी से फुल फॉर्म थोड़ी ना बनेगा। फुल फॉर्म तो ऐसे लिखा होगा कि नाबार्ड स्टैंड फॉर, नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, कृषि और ग्रामीण, क्योंकि वहाँ पर हिंदी में भी ऐसा ही दे देंगे, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, है ना। कई बार इंग्लिश को ही ऐसे हिंदी फॉर्म में लिख देते हैं। ये कब बना, ये इसके बनने की पहले कहानी समझ लेते हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। देखो, आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना, ये कब बना था, 1935 में, लिखते भी जाता हूँ साथ में। इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ, 1949 में, 1 जनवरी 1949 में आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या हुआ, नेशनलाइजेशन हुआ, राष्ट्रीयकरण हुआ। आरबीआई को ये महसूस हुआ, फील हुआ कि भैया ग्रामीण क्षेत्र जो है, ग्रामीण क्षेत्र या जो कृषि क्षेत्र है, उसमें जो है वित्तीय जो समस्या आ रही है, उसके लिए एक अलग से संस्था होनी चाहिए, ठीक है, एक अलग से बैंक होनी चाहिए। क्या मैं बोल रहा हूँ
कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है हमारा, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक जो है, इसने महसूस किया कि भैया ग्रामीण क्षेत्र के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए, कृषि के विकास के लिए एक अलग से क्या होना चाहिए, बैंक होना चाहिए जो उस क्षेत्र में काम करे, ग्रामीण क्षेत्र में और कृषि के क्षेत्र में काम करे, लोगों को जो भी बैंक हैं उनको क्या करे, ये रीफाइनेंस करे, ठीक है, उनकी पॉलिसी बनाए, प्लानिंग करें, उनकी मॉनिटरिंग करें, देख रेख करें कि वो ग्रामीण और कृषि विकास के लिए क्या क्या काम कर रहे हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए काम करें, इन सब के लिए अलग से एक बैंक होना चाहिए। तो इन्होंने क्या बनाई, आरबीआई ने एक कमेटी बनाई। कब? 1979 में क्या बनाई, एक कमेटी। क्या बनाई? एक कमेटी बनाई। क्या बनाई? एक समिति। क्या बनाई? समिति बनाई। उस समिति का नाम क्या था? उस समिति का नाम था, 1980 में समिति बनाई, उस समिति का नाम था क्राफी कार्ड, क्राफी कार्ड कमेटी। क्या नाम था उस कमेटी का? क्राफी कार्ड कमेटी या क्राफी कार्ड समिति। अब ठीक है, अब इसका फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ ले, नाबार्ड किस कमेटी के अंदर आता है, तो याद रखना क्राफी कार्ड कमेटी के अंदर आता है। कई बार आप पढ़ते हो, अगर ये ऑप्शन में ना हो तो फिर आप लिख सकते हो सीवारमन कमेटी, सीवारमन कमेटी। अब इसके पहले अध्यक्ष ये थे, इसलिए इन्हीं को, इसी के नाम पर हम बोलते थे कि सीवारमन कमेटी। एक्चुअल में सीवारमन कमेटी नहीं थी, कमेटी थी क्राफी कार्ड कमेटी, लेकिन इसके जो पहले प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे, इसके पहले अध्यक्ष थे, वो कौन थे? बी सीवारमन, बी सीवारमन ये थे, ठीक है, इसलिए इन्हीं को सीवारमन कमेटी बोल देते हैं। तो इसके जो पहले चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे, वो बी सीवारमन थे, क्राफी कार्ड कमेटी के, इसलिए इसको सीवारमन कमेटी भी हम बोल देते हैं, पर एक्चुअल में होती है क्राफी कार्ड कमेटी, ठीक है। तो जो क्राफी कार्ड कमेटी है उसको बनाया गया आरबीआई के थ्रू 1979 में, और इस कमेटी ने क्या किया, इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की और बोला कि कृषि क्षेत्र के लिए और ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए एक संस्था या बैंक होनी चाहिए। तो 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई। नाबार्ड की क्या हुई? स्थापना हुई। किस कमेटी के द्वारा? इस क्राफी कार्ड कमेटी के द्वारा। इस कमेटी का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ ले तो क्या लिखोगे? कमिटी टू रिव्यू, कमिटी टू रिव्यू अरेंजमेंट्स फॉर इंस्टीट्यूशन क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। कमिटी टू रिव्यू अरेंजमेंट्स फॉर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये कमेटी यहाँ पर बनाई गई। क्लियर है? समझ में आया? इस कमेटी ने 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की, ठीक है। मैंने पहले बता दिया पहले चेयरमैन कौन थे, पहले इसके चेयरमैन कौन थे? पहले इसके चेयरमैन थे बी सीवारमन, बी सीवारमन, ठीक है। नाम तो इंग्लिश में पढ़ना आता है, ठीक है, चेयरमैन का मतलब भी समझते हो। और प्रेजेंट में कौन है? प्रेजेंट में इसके चेयरमैन है, वो है साजी केवी, साजी केवी, ठीक। क्या लिखूं मैं? साजी केवी, ये इसके वर्तमान के क्या है? चेयरमैन है। कब बने हैं? 7 दिसंबर 2022 को, 7 दिसंबर 2022 को इनको बनाया गया है। इसके पहले कौन थे? तो इनके पहले एक सचिंद्रा मिश्रा करके थे, और उनके पहले जो है जीआर चिंताला करके थे, ठीक है। तो हमें अभी वर्तमान की याद रखना कि साजी केवी जो है अभी वर्तमान में क्यों है? नाबार्ड के जो प्रेसिडेंट या चेयरमैन बनाए गए हैं, साजी केवी। ये चेंज होते रहते हैं, तो हमें हमेशा अपडेट रहना है चीज़ों को लेके। क्लियर है? तो ये नाबार्ड की कहानी समझ में आ गई होगी आपको। अब यहाँ पर नाबार्ड की कहानी हमने समझ ली। नाबार्ड जो है, अगर एक क्वेश्चन आपसे यहाँ से ये पूछा जाता है कि एग्रीकल्चर और जो ग्रामीण क्षेत्र है उसका जो सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? द एपेक, जो जैसे कि कृषि है और जो ग्रामीण विकास है, उसमें वित्तीय क्षेत्र, वित्तीय सहायता के लिए वित्तीय क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो नाबार्ड बैंक है। फिर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, सबसे बड़ा बैंक, बिगेस्ट बैंक ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास का सबसे बड़ा बैंक कौन है? तो भी नाबार्ड है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, ये है एपेक्स बॉडी। एपेक्स मतलब अग्रणी बोल सकते हो, एपेक्स बॉडी ऑफ फाइनेंसिंग इन एग्रीकल्चर सेक्टर,
ठीक है। कृषि क्षेत्र में किसके लिए? क्रेडिट मतलब वित्त की, कृषि क्षेत्र में वित्त की सबसे अग्रणी संस्था, ऐसा लिख सकते हो आप हिंदी में, कृषि क्षेत्र में वित्त की अग्रणी संस्था कौन सी है? तो ये नाबार्ड है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है कि बिगेस्ट, या फिर ऐसा बोल सकते हो, इसको ऐसा भी लिख सकते हो, बिगेस्ट बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, रूरल और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। कृषि और ग्रामीण विकास का सबसे बड़ा बैंक, क्या लिखोगे हिंदी में? कृषि एवं ग्रामीण विकास का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? नाबार्ड है। ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर इतना हम डिटेल में नहीं जाएंगे, है ना। क्या काम करता है ये? तो ये एक तो प्रोडक्शन लोन देता है, मैं लिख देता हूँ, है ना, इसके फंक्शंस लिख देता हूँ, फंक्शंस, इसके कार्य लिख लो, ठीक है, कार्य, फंक्शंस। तो ये क्या देता है हमें? प्रोडक्शन लोन देता है। क्या देता है? प्रोडक्शन लोन, उत्पादन ऋण, उत्पादन ऋण देता है। दूसरा मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग लोन देता है, ठीक है, मतलब निर्माण ऋण बोल सकते हो आप इसको। तीसरा लोन फॉर एमएसएमई, लोन फॉर एमएसएमई, ठीक है, मीडियम स्मॉल एंड मार्जिनल इंटरप्राइजेस, मीडियम स्मॉल एंड मार्जिनल इंटरप्राइजेस के लिए भी लोन ये देता है। ये लोन 3 तरीके से देता है। लोन की कैटेगरी जो है इसकी कैसी है? 3 तरह की कैटेगरी है। एक ये देता है शॉर्ट टर्म, ठीक है, लघु अवधि के लिए, मीडियम टर्म मध्यम अवधि के लिए, और लॉन्ग टर्म दीर्घ अवधि के लिए, ठीक है। हिंदी बोलते जा रहा हूँ, समझ जाना। ये किसके लिए? दीर्घ अवधि के लिए, ठीक है, ये मध्यम अवधि के लिए, और ये लघु अवधि के लिए, लघु अवधि के लिए दिया जाता है, ठीक। ये जो दिया जाता है ये कितना? 12 मंथ के लिए दिया जाता है, और केसीसी के थ्रू इसमें जनरली दिया जाता है। ये जो आपका आ जाएगा 12 मंथ टू, आप इसको बोल सकते हैं 3 ईयर्स के लिए, या 5 ईयर्स भी मिलता है, 3 to 5 ईयर्स, ठीक। और ये 5 ईयर्स से लेके 15 ईयर्स तक दिया जाता है, 15 ईयर्स या 20 ईयर्स तक, मोर देन 5 ईयर्स आप बोल सकते हो, ठीक। ये दिया जाता है। ये किसके लिए दिया जाता है? लॉन्ग टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन जो दिया जाता है किसके लिए? क्रॉप लोन के लिए। जैसे कि मान लो आपने केसीसी लिया, मतलब शॉर्ट टर्म लोन किसके लिए लेते हैं अपन? 12 महीने का इसलिए लेते हैं ना भाई, कि अभी हम सीड की सोइंग कर दें, फसल का उत्पादन ले लें, प्रोडक्शन ले लें, जो पैसा चाहिए उससे हम उसी में यूज़ कर सकते हैं। तो 6 महीने 8 महीने के लिए हम लेते हैं, ताकि हम क्या करें, क्रॉप को सोइंग से लेकर उसको हार्वेस्टिंग तक हम उसमें आसानी से कर सकते हैं, किसी जमींदार से पैसा ना लेना पड़े। मीडियम टर्म लोन जो होता है वो हम 1 से 2 साल 3 साल 4 साल के ले लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि अगर हमें कोई मान लो पशु खरीदने हैं, हमें मान लो कोई कुआं खोदना है, या हमारे जो इम्प्लीमेंट है ना, जो उपकरण है, कृषि उपकरण है, उनमें कोई रिपेयरिंग करवानी है, उसके लिए लॉन्ग टर्म लोन कब लेते हैं? जैसे हमें ट्रैक्टर खरीदना हो, पुराना ऋण चुकाना हो, ठीक है, भूमि खरीदनी हो, ठीक, इस तरीके के जो काम है, परमानेंट सुधार करना हो भूमि का, उसके लिए लॉन्ग टर्म लेते हैं, ठीक है। तो ये नाबार्ड की पूरी कहानी है। तो मैंने वो चीज़ भी पढ़ाई जो एग्ज़ाम में पूछी गई है, और वो भी पढ़ाई जो आगे पूछी जा सकती है, ठीक है। पढ़ो ऐसा कि किसी भी एग्ज़ाम में काम आए, ठीक है। एक बार पढ़ो और ऐसा पढ़ो हर एग्ज़ाम आप दे सको। दूसरी हम बात करते हैं अगली संस्था, आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक। चौथी क्या है? रीजनल रूरल बैंक। छोटा सा पार्ट है, देख लेंगे इसको, है ना। रीजनल रूरल बैंक मतलब ग्रामीण, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। हिंदी में क्या लिखेंगे? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बोलेंगे हिंदी में, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 2 अक्टूबर 1975। इसकी स्थापना के पीछे जो मेन हाथ है वो है इंदिरा गांधी जी का। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे 1975 के आसपास? उस समय जो है हमारे देश की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जी उस समय क्या कर रहे थे? उस समय इन्होंने 20 पॉइंट्स प्रोग्राम इन्होंने चलाया था। कौन सा? 20 पॉइंट्स प्रोग्राम 1975 में। और 20 पॉइंट्स प्रोग्राम के अंदर रीजनल रूरल बैंक भी था, याद रखना।
इसके पीछे मैं क्या बोल रहा हूँ, रूरल बैंक्स या रीजनल रूरल बैंक्स हैं, इसकी स्थापना के पीछे मेन रोल जो था वो इंदिरा गांधी जी के था। ठीक है, इन्होंने 20 पॉइंट्स प्रोग्राम चलाया था। उस 20 पॉइंट प्रोग्राम में ये प्रोग्राम भी था, कौन सा, आरआरबी था। और इसके लिए कमिटी फॉर रूरल बैंक, इसके लिए कमिटी बनाई गई थी। ठीक है, इसके लिए कमिटी बनाई गई थी, ठीक, कमिटी फॉर रूरल बैंक। तो रूरल बैंक के लिए, ग्रामीण बैंक के लिए क्या बनाई थी, समिति। और उसके हेड कौन थे, उसके जो मेन मुख्य प्रमुख थे वो थे नरसिम्हा, एम नरसिम्हा जो थे इसके हेड थे। बस इतनी कहानी याद रखना, हालांकि ये नहीं पूछा जाएगा पर ये इंपॉर्टेंट है बस। अब टोटल बैंक कितने खोले गए थे, 5 बैंक। शुरुआत में 5 बैंक इन्होंने ओपन किए। अब 5 बैंक में जो पहला बैंक है, फर्स्ट बैंक, इसका पूछा जाता है। फर्स्ट बैंक का नाम क्या था, प्रथम बैंक। क्या था, प्रथम बैंक। ठीक है, प्रथम बैंक नाम था। और ये कहां पर खोला गया था, मुरादाबाद यूपी के अंदर। ठीक है, मुरादाबाद यूपी के अंदर इसको खोला गया था। और इसकी जो स्पॉन्सर बैंक थी, मतलब इसको स्पॉन्सर किसने किया था, इसकी स्पॉन्सर जो बैंक थी, स्पॉन्सर बाय सिंडिकेट बैंक। सिंडिकेट बैंक वही पुष्पा से याद रख लो, पुष्पा सिंडिकेट का मेंबर था, है ना, मैं झुकेगा नहीं साला। तो सिंडिकेट बैंक इसकी स्पॉन्सर बैंक थी। ठीक, ये क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। देखो क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे, एक तो यहाँ पहला खोला गया बैंक कौन सा था, आरआरबी में प्रथम बैंक था। कब खोला गया था, वो भी 2 अक्टूबर 1975। कहाँ पर खोला गया था, मुरादाबाद यूपी में। इसकी स्पॉन्सर बैंक कौन थी, सिंडिकेट बैंक थी। ठीक है, अब यहाँ पर मेन चीज आती है कि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पूरा ही लिख देता हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और स्पॉन्सर बैंक का शेयर कितना था, मतलब कौन कितना पैसा यहाँ पर लगाने वाला है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो शेयर था वो 50% था, स्टेट बैंक का 15% था और स्पॉन्सर बैंक का 35% शेयर था। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरआरबी के लिए सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक और जो स्पॉन्सर बैंक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और स्पॉन्सर बैंक है, उसमें शेयर कितना था, 50% सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का 15% और स्पॉन्सर बैंक का 35% यहाँ पर शेयर था। यही पूछा जाता है। तीसरा, वर्तमान में कितने आरआरबीज है, 8%। मैं लिखूं 8%। वर्तमान में टोटल कितने, 43 आरआरबीज इंडिया में हैं, 43 रीजनल रूरल बैंक्स हैं। ठीक है, 43 रीजनल रूरल बैंक्स हैं। इसके कई सारे मर्जिंग हुए हैं। 2016 के आसपास लगभग 56 थे, 2020 अप्रैल 2020 के आसपास 43 हो गए, तो अभी भी 43 ही है। 43 यहाँ पर बैंक्स है और धीरे धीरे ये और कम होने वाले, लगभग 30-35 हो जाएंगे। ठीक, तो ये रीजनल रूरल बैंक की कहानी इतनी ही आपको समझना है। इसका काम क्या है, इसका काम वही है जो नाबार्ड करता है। इसका काम भी क्या है, ये जो रूरल एरियाज है, जो ग्रामीण एरिया है, वहाँ पर लोगों को लोन प्रोवाइड करना, लोन से संबंधित बैंक से की जो सुविधाएं हैं वो देना, ये इसका काम है। ठीक है, चलिए आरआरबीज हो गया। चिपक मत भाई, ये तो बहुत पढ़ाना है। चलो चिपकेगा तो अगला पेज ले लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चलो अब यहाँ पर बात करते हैं हम एनडीआरआई की। एनडीआरआई वो सारी संस्थाओं की बात करने वाले हैं हम। फुल फॉर्म क्या है इसका, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्था, क्या लिखोगे, राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्था। देखो अब देखो, कुछ बच्चों को ऐसा लगेगा ना सर आप दोनों लैंग्वेज में मत पढ़ाओ, एक ही लैंग्वेज में लिखो, टाइम ज़्यादा जाता है। भाई बच्चे दोनों प्रकार के हैं, हिंदी मीडियम वाले भी हैं, इंग्लिश मीडियम वाले हैं। पहले मैं हिंदी में पढ़ा रहा था तो कुछ बच्चे बोल रहे थे सर इंग्लिश में पढ़ाओ, इंग्लिश में पढ़ाऊंगा तो बच्चे बोलेंगे हिंदी में पढ़ाओ। भाई मैं दोनों में पढ़ा रहा हूँ, कहीं दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। ठीक है, हिंदी वाले भी सेटिस्फाई होंगे, इंग्लिश वाले भी सेटिस्फाई होंगे। आपको पढ़ना है। मैं फ्री में यूट्यूब पे पहला व्यक्ति हूँ, एग्रीकल्चर में तो पहला व्यक्ति हूँ जो पूरा कोर्स आपको फ्री पढ़ा रहा है, पूरा कोर्स। आप देखो ये 4था लेक्चर है, आप आगे देखोगे इतना कंटेंट और इतना पूरा कोर्स फ्री पढ़ाना
आसान काम नहीं है पहली बात तो, ठीक है। और मैं इकलौता व्यक्ति, मुझे लगता है कि मैं पहला व्यक्ति हूँ जो एग्रीकल्चर का पूरा कोर्स आपका आरईओ का भी पढ़ा रहा हूँ और एएफओ का भी पढ़ा रहा हूँ। मतलब ऑलमोस्ट जितना भी एग्रीकल्चर कहीं किसी भी एग्जाम में पूछा जाए वो सारा हम फ्री पढ़ने वाले हैं। तो वो भी एक आसान टास्क नहीं है। और मैं सभी प्रकार के बच्चों को यहाँ पे सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंग्लिश वाला भी सेटिस्फाई हो और हिंदी वाला भी सेटिस्फाई हो, ठीक है। तो ये कमेंट्स मत करना बच्चों कि सर केवल हिंदी में लिखो, केवल इंग्लिश में लिखो। कुछ बच्चे कमेंट्स करते हैं सर एक ही कलर से लिखो। भाई एक ही कलर से मजा नहीं आता, चीज़ें अलग अलग कलर होगी तो नज़र हमारी अलग अलग कलर पर जल्दी पड़ जाती है, इसलिए अलग अलग कलर यूज़ करता हूँ। अदरवाइज एक ही कलर से लिखने में कोई मज़ा नहीं आने वाला है, ठीक है। एक बच्चा मुझे कमेंट्स करके बोलता है, कमेंट्स मैसेज उसने किया, यूट्यूब में कमेंट्स किया कि सर आप जो पढ़ा रहे हो वो तो सिलेबस में है नहीं। जनरल एग्रीकल्चर में तो इतना लिखा है कि एग्रीकल्चर एंड इट्स इम्पोर्टेंट इन इंडियन इकोनॉमी, आप तो वो तो पढ़ा ही नहीं आपने, बाकी ये सब फालतू चीज़ें पढ़ा रहे हो। भाई मैं उससे इतना ही कहूँगा कि मैंने पेपर एनालिसिस किया है, आपने भी पेपर एनालिसिस देखा है तो मैंने सारे बता दिए कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे हुए हैं, और जहाँ से क्वेश्चन पूछे हुए हैं वही टॉपिक तो मैं सारा पढ़ा रहा हूँ यार, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ा रहा। और जो आपके सिलेबस में है ना एग्रीकल्चर एंड इट्स इंपॉर्टेंट इन इंडियन इकोनॉमी, वो भी जनरल एग्रीकल्चर में मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी ये पार्ट कंप्लीट होने दो, वो भी पढ़ाऊंगा, उसमें सारी करंट चीज़ें हैं। हालांकि करंट अफेयर का हमने अलग से डिसाइड किया कि अलग से पढ़ेंगे, लेकिन भाई आपके सेटिस्फेक्शन के लिए वो भी मैं पढ़ा दूंगा जनरल एग्रीकल्चर में, ताकि आप सिलेबस से भी चलते रहो साथ में, ठीक है। चलो, एनडीआरआई की स्थापना कब हुई थी, याद रखना 1923 में। हमने ये हिस्ट्री में भी पढ़ा है, ठीक, 1923 में हुई थी। अब जब स्थापना हुई थी उस समय इसका जो नाम था, स्थापना के समय इसका जो नाम था वो क्या था, स्थापना के समय इसका जो नाम था वो था इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। क्या था, इंपीरियल इंस्टीट्यूट फॉर एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, ठीक है। एचएम मतलब एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, या मैं इसको हिंदी में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, पशुधन, एनिमल हस्बेंड्री को क्या बोलेंगे, पशुपालन और दुग्ध के लिए शाही संस्था, ऐसा मैं बोल सकता हूं। पशुधन एवं दुग्ध के लिए शाही संस्था, ठीक है, पशुधन और एवं दुग्ध के लिए शाही संस्था, ये नाम था। और ये कहां पर स्टैब्लिश किया गया था 1923 में, बेंगलोर में। कहां पर, बेंगलोर के अंदर ये स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है, बेंगलोर के अंदर इसको स्टैब्लिश किया गया था। अब देखो, जब ये 1923 से स्टैब्लिश हुआ उसके उस समय नाम क्या था, इंपीरियल इंस्टीट्यूट फॉर एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, ये नाम था। तो नाम इसका नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कब पड़ा, अब ऑब्वियसली बात है कब पड़ेगा, जब भारत आजाद होगा। तो इसका नाम जो है 1947 में, कब, आगे बढ़ते हैं, 1947 में इसका जो नाम बदलकर क्या हो गया, एनडीआरआई, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया, ठीक। अब हम पढ़ते हैं कि एनडीआरआई कहां पर है, करनाल में है। तो ये 1955 में कहां पर शिफ्ट कर दिया गया, शिफ्ट टू करनाल, इसको करनाल में शिफ्ट कर दिया गया। इसलिए हम पढ़ते हैं, ठीक है, इसलिए हम क्या पढ़ते हैं कि एनडीआरआई कहां पर है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है, करनाल में है। लेकिन इसकी शुरुआती जो स्थापना हुई थी वो बेंगलोर में हुई थी, नाम था इंपीरियल इंस्टीट्यूट फॉर एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। 47 में एनडीआरआई नाम पड़ा, 55 में इसको कहां शिफ्ट कर दिया, करनाल के अंदर शिफ्ट कर दिया गया, ठीक। उसके बाद ये 1966 में ये कहाँ है, आईसीआर के अधीन आया, ठीक है, आईसीआर के अधीन, ठीक, आईसीआर के अंडर आया, ये आईसीआर के अंडर में आया कब, 1966 में। 1966 में ये आईसीआर के अंडर में आया। उसके बाद 1989 में इसको क्या बना दिया गया, डीम्ड यूनिवर्सिटी बना दिया गया, ठीक है। इसको 1990 में क्या बना दिया, डीम्ड यूनिवर्सिटी बना दिया गया, ठीक, डीम्ड यूनिवर्सिटी का बना दिया गया इसको 1990 में। मतलब यहाँ पर डीम्ड यूनिवर्सिटी का मतलब है यहाँ पर जो है एजुकेशन शुरू हो गया, रिसर्च शुरू हो गया, ये सारी चीज़ें। रिसर्च तो पहले सही से एनडीआरआई, एजुकेशन भी शुरू हो गया, एमएससी पीएचडी यहाँ पर क्या थे, वो भी यहाँ पर प्रोग्राम शुरू कर दिए गए थे। क्लियर है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए, इतनी बात आपको समझ में आ गई, अब आगे बात करते हैं। एनडीआरआई की कहानी पूरी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं एनडीआरआई के बाद एफसीआई, ठीक, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नाम क्या है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्या नाम लिखोगे इसका, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। चलिए एफसीआई के बारे में समझते हैं। एफसीआई का फुल फॉर्म क्या है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्या है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये आप जानते हो। इसका क्वेश्चन क्या है, RAEO
या जो भी हमने एनालिसिस किया देख लेना, RHU में पूछा हुआ है। ठीक है, मैं कोई भी चीज़ ऐसे नहीं पढ़ाता हूँ, कहीं ना कहीं उसको एनालिसिस करके ही पढ़ाता हूँ। कहीं से भी उठा के पढ़ाना शुरू नहीं करते हैं हम लोग, पहले एनालिसिस करते हैं और सबसे अच्छा तरीका वही होता है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, भारतीय खाद्य निगम आप बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? भारतीय खाद्य निगम, भारतीय खाद्य निगम। ठीक, इसकी स्थापना कब हुई? याद रखना, इसकी स्थापना 1965 में की गई। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं इसका काम क्या है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक, अब इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम है प्रोक्योरमेंट। ठीक है, इसका मेन क्या है? प्रोक्योरमेंट, मतलब वही खरीदारी। खरीदारी किसकी खरीदारी करती है? ये व्हीट और राइस की, व्हीट एंड पेडी, व्हीट एंड पेडी, गेहूं और धान। याद रखना, गेहूं और धान की यहाँ पर होती है खरीदारी। जैसे अभी सोसाइटी में, अभी जैसे गेहूं जो सोसाइटी के अंदर टूल रहे हैं वो लोग, जहाँ पर गेहूं होते हैं, जैसे पंजाब वाले समझते होंगे, यूपी वाले, मध्य प्रदेश वाले, कि अभी जो है सरकारी रेट पे गेहूं तुलते हैं। तो जो सरकारी रेट पे गेहूं तुलते हैं ना, कहाँ पर? वेयर हाउसों में तुल रहे हैं। अलग अलग लोग जो अलग अलग जगह पर सरकार ने क्या किया, वेयर हाउस जो है हायर कर लिए, वहाँ पर जो है सरकारी रेट पे गेहूं तुल रहे हैं। तो जैसे सरकारी रेट जो समर्थन मूल्य पर गेहूं तुल रहे हैं, उसकी खरीदारी जो होती है वो FCI, क्योंकि बफर स्टॉक कौन रखेगा? FCI ही रखेगा, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ही बफर स्टॉक रखेगा। तो ये खरीदारी करता है इसकी, फूड एंड व्हीट की। अब ये टोटल जो है कितने जोन में बटा हुआ है? 5 जोन में बटा हुआ है। इसका पहला जो, इसका मैंने क्या बोला, हेडक्वार्टर दिल्ली है, लेकिन इसका पहला डिस्ट्रिक्ट ऑफिस, इसका मैं बात करूं, फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कहाँ था इसका? जिला डिस्ट्रिक्ट ऑफिस। फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफिस की बात करें, फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफिस या जिला कार्यालय की बात करें, इसका जिला कार्यालय, तो वो है तंजूर। क्या है? तंजूर, तंजूर, तमिलनाडु। तंजूर जो भी लिखा जाता है, इसको राइस बाउल ऑफ तमिलनाडु बोला जाता है। क्या? धान का कटोरा बोला जाता है तंजूर को। वहाँ पर खोला गया है। और ये कितने जोन में है? FCI, ये इसकी जोन की बात करो तो 5 जोन है इसके। ठीक है, आप FCI की एग्जाम देते हो तो आपको मिलता है नॉर्थ जोन, साउथ जोन। ठीक, क्या मिलेगा आपको? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, और एक जोन आपको मिलता है 5वां, वो मिलता है नॉर्थ ईस्ट जोन। ये 5 जोन होता है और इसी के हिसाब से रिक्रूटमेंट भी होता है FCI के अंदर। ठीक है, FCI का जो मेन काम है बफर स्टॉक रखना। ठीक है, क्या काम है? मेन फंक्शन इसका, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव इसका बफर स्टॉक रखना, बफर स्टॉक रखना इसका मेन काम है। ठीक है, बफर स्टॉक रखना मतलब आपातकाल में हम जो है जो अनाज है उसका इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, इसलिए इसका बफर स्टॉक रखने का काम FCI का है। किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है FCI? मिनिस्ट्री पूछा जा सकता है, तो मिनिस्ट्री किस मंत्रालय के अंदर आता है? किस मंत्रालय के अंदर आता है ये? तो ये याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ, किस में? मिनिस्ट्री ऑफ क्या आ जाएगा? कंज्यूमर, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। ठीक है, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर ही आता है, याद रखना। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि FCI किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आता है। और FCI में एक चीज़ आपको बता दूं, ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। ठीक है, ये जो भी मंत्रालय, मतलब ये जो ये मिनिस्ट्री है, ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर हो गया, अफेयर्स हो गया, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, जो भी ये पॉलिसीज बनाते हैं वो सिर्फ FCI इंप्लीमेंट करता है। FCI कोई भी डिसीजन नहीं लेता। याद रखना, FCI जो है वो डिसीजन मेकिंग बॉडी नहीं है। FCI कभी भी डिसीजन नहीं लेता किसी चीज़ का, जो उसको बताया जाता है वो करता है, बस वो सिर्फ इंप्लीमेंट करता है, वो कोई भी डिसीजन नहीं लेता है। तो ये FCI की कहानी आपकी यहाँ पर खत्म होती है। ठीक है, FCI के बाद बात करते हैं CWC। CWC सेंट्रल वेयर हाउस कॉरपोरेशन, मतलब सेंट्रल वेयर हाउस कॉरपोरेशन, सेंट्रल वेयर हाउस कॉरपोरेशन, केंद्रीय भंडार निगम। क्या लिखते हैं इसको? केंद्रीय भंडारण निगम। कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर? कब बना ये बना 1957 में, हिस्ट्री में पढ़ा हमने। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? न्यू दिल्ली में। नई दिल्ली में इसका कहाँ है?
हेडक्वार्टर है, नई दिल्ली में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। और ये क्या काम करता है, याद रखना, ये लॉजिस्टिक सपोर्ट क्या देता है, लॉजिस्टिक सपोर्ट देता है किसको, एग्रीकल्चर गुड का, लॉजिस्टिक सपोर्ट टू एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट, लॉजिस्टिक का मतलब होता है स्टोर करने के लिए, भंडार करने के लिए क्या देता है, ये सुविधा देता है। जैसे कि अभी मैंने बताया कि एफसीआई के थ्रू खरीदी होती है गेहूं और धान की, तो ये खरीदी होती है। आज इस बार जो मैंने देखा है कि गवर्नमेंट ने क्या किया, जितने भी प्राइवेट जो वेयर हाउस थे सबको इन्होंने हायर कर लिया, और सब जगह क्या हो रही है, इनकी तुलाई हो रही है। मतलब क्या हो रहा है, सब जगह जो है गेहूं और पेडी का जो है भंडारण हो रहा है। तो ये क्या करता है, एक तो सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन क्या करता है, एक तो स्टोरेज गोदाम वगैरह प्रोवाइड करवाता है, स्टोरेज के लिए गोदाम वगैरह प्रोवाइड करता है पूरे भारत में। और इसका साथ शेयर जो है स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के साथ ये शेयर भी रखता है। ठीक है, तो इसका मेन काम क्या है, लॉजिस्टिक सपोर्ट देता है, और इसके अलावा इसमें कुछ और हमें नहीं पढ़ना है। क्लियर है, ये स्टोरेज का मेन काम करता है। ठीक, ये आपका हो गया CWC। CWC के बाद अगर हम बात करूं तो नाफेड क्या आ जाएगा, नाफेड का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। क्या है, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। ठीक, याद रखना ये जो कब बना था, ये 1958 2 अक्टूबर 1958 में इसको बनाया गया। इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है बच्चों, इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली के अंदर है। इसका भी क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके RUSADU में, इसका क्वेश्चन भी RUSADU में आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, इसका मेन काम क्या है, ये भी प्रोक्योरमेंट करती है, प्रोक्योरमेंट मतलब खरीदारी। ठीक है, ये भी क्या करती है, ये संस्था भी खरीदारी करती है किसकी, याद रखना, ऑयल सीड एंड पल्सेस मतलब तिलहन और दलहन की ये खरीदारी करती है। याद रखना, तिलहन और दलहन के लिए प्रोक्योरमेंट एजेंसी कौन सी है, नाफेड है। नाफेड का मेन काम क्या है, ये प्रमोट करता है, किसको प्रमोट करता है, ये प्रमोट करता है एग्रीकल्चर मार्केटिंग, कोऑपरेटिव मार्केटिंग को, किसको, कोऑपरेटिव मार्केटिंग को फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए। ये क्या करता है, ये कोऑपरेटिव मार्केटिंग मतलब सहकारिता विपणन को क्या करता है, प्रमोट करता है किसके लिए, फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट टू हेल्प फार्मर मतलब किसानों की मदद करने के लिए ये क्या प्रमोट करता है, कोऑपरेटिव मार्केटिंग को प्रमोट करता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए। जैसे मान लो 10-20 किसान आपस में इकट्ठे हो गए और चाह रहे हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो हम यहाँ क्या करें, अच्छी मार्केटिंग हमें मिले उसकी। ठीक है, तो 10-12 जो फार्मर से आपस में मिलके ये कोऑपरेटिव मार्केटिंग के थ्रू अपना जो है माल बेच सकते हैं। इसकी जो है यहाँ पर इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। क्लियर है, अब यहाँ पे याद रखना, ये एपेक्स बॉडी है एग्रीकल्चर मार्केटिंग की, एपेक्स बॉडी ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग की एपेक्स बॉडी है मार्केटिंग। ठीक है, मतलब कृषि सहकारी विपणन का अग्रणी संस्था में लिख देता हूँ, कृषि सहकारी विपणन की अग्रणी संस्था। ठीक है, कृषि सहकारी विपणन की अग्रणी संस्था है कौन सी, नाफेड। क्लियर है, नाफेड में बस इतना ही, जो जितना इंपॉर्टेंट है सारा हम पढ़ रहे हैं। नाफेड के बाद आ जाओ एपेडा पे। एपेडा फुल फॉर्म क्या है, एग्रीकल्चर प्रोसेस प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। क्या था, एग्रीकल्चर प्रोसेस फूड एंड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, इसका नाम बड़ा अजीब सा लगता है ना, तो एग्रीकल्चर क्या आ जाएगा, प्रोसेस्ड फूड एंड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या होता है, ये इसका मेन काम क्या है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट। ठीक है, एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट का मेन इसका काम है। ठीक है, निर्यात करने के उद्देश्य से। अब ये क्या करता है, बहुत सारी ट्रेनिंग वगैरह भी प्रोवाइड करता है, किसानों को ट्रेनिंग भी देता है एक्सपोर्ट्स के लिए,
ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट्स के लिए इसने एक प्रोग्राम चलाया था, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। सबसे पहले इसकी बात करते हैं कब स्टैब्लिश हुआ, 1986 में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है, नई दिल्ली में है। ठीक है, ये क्या काम करता है, एक्सपोर्ट फैसिलिटी क्या प्रोवाइड करता है, एक्सपोर्ट फैसिलिटी ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, एक्सपोर्ट फैसिलिटी ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है, और ट्रेनिंग भी देता है फार्मर्स को। और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट के लिए ये प्रोग्राम चलाता है, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, याद रखना है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंदर आता है कौन सा, एपेडा। ये क्वेश्चन एफओ में पूछा हुआ था कि ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के लिए एक प्रोग्राम चलाता है, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये मिनिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो एपेडा के अंदर ये हो गया। और कुछ संस्थाएं बची हैं, सारी हमने लगभग देख ली। एक देख लो, DMI क्या होता है, डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केटिंग इंस्पेक्शन, क्या हो जाएगा, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय। इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना हुई रिजर्व बैंक के साथ 1935 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है फरीदाबाद में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, फरीदाबाद में। इसका जो है ब्रांच हेड ऑफिस की बात करें, ब्रांच हेड ऑफिस मतलब शाखा प्रधान कार्यालय, इसका कहाँ है, तो वो है नागपुर में। कहाँ है, नागपुर में इसका प्रधान कार्यालय है। और सेंट्रल एकमार्क लेबोरेटरी की बात करें, सेंट्रल एकमार्क लैब, ये कहाँ है, ये भी नागपुर में है। ठीक है, सेंट्रल एकमार्क लेबोरेटरी भी कहाँ है, नागपुर में है। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य क्या है, इसका मेन उद्देश्य है एग्रीकल्चर मार्केटिंग की जो पॉलिसीज होती है ना, कृषि विपणन की जो नीतियां होती है और जो प्रोग्राम होते हैं उसको लागू करना। सीधा सा मतलब क्या है, DMI का मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो कृषि विपणन, कृषि मार्केटिंग, एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए जो भी नीतियां और पॉलिसियां बनाई जाती है, जो प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, उनको इंप्लीमेंट करना, उनको लागू करना, ये इसका मेन काम है। कहाँ पर है, कब इस्टेब्लिश हुआ, फरीदाबाद, सेंट्रल एकमार्क लेबोरेटरी कहाँ पर है, सारा हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। और कोई संस्था, DMI हो गई हमारी, RRB हो गया, नाबार्ड हो गया, नाफेड हो गया, FCI हो गया, CWC हो गया, NDRI हो गया। तो लगभग सारी संस्थाएं हमने यहाँ पर डिस्कस की है। क्लियर। और भी बाकी चीज़ें हैं, संस्थाएं हैं, वो सब्जेक्ट के साथ आ जाएगी। जैसे मैनेज हम पढ़ते हैं, नियम हम पढ़ते हैं, नार्म हम पढ़ते हैं। तो ये हमने हिस्ट्री के अंदर डिस्कस किया, और बाकी एक्सटेंशन और इकोनॉमिक्स के साथ और भी प्रोग्राम के साथ ये डिस्कस हो जाएंगे। क्लियर है। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।